देश का आम बजट पेश हो चुका है और इस बजट में वित्त मंत्री ने मछली पालन को बढ़ाने के लिए भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ का इस्तेमाल करने की बात कही है। इसके लिए अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर ये होता क्या है और इससे किस तरह का फायदा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार समुद्र से होने वाली आय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसमें आम बजट में वित्त मंत्री ने मछली पालन को बढ़ाने के लिए भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का इस्तेमाल करने की बात कही। इसके लिए अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पर फोकस करने की भी बात उन्होंने कही। इसके जरिए भारत में सी फूड के एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ जाएगा और वर्तमान में अगर बात की जाए तो इसके जरिए 60,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। हर देश की अपनी समुद्री सीमा होती है, लेकिन उसके बाद से इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की शुरुआत होती है। आमतौर पर हर देश के पास अपनी सीमा में रहकर समुद्री जीवों को पकड़ा जाता है और इसका व्यापार किया जाता है, लेकिन हर देश के पास यह अधिकार होता है कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मत्स्य पालन करके कमाई कर सके। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करीब 20 मील तक लंबा है। चलिए अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये तय कैसे होता है। तो देखिए, किसी देश को कितनी दूरी तक समुद्री जीवों को पकड़ने और वहां से कमाई करने का अधिकार है, इसका मुद्दा अक्सर पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। इसके समाधान के तौर पर 1982 में संयुक्त राष्ट्र में समुद्र को लेकर कानून बनाया गया और इसी के बाद से समुद्री सीमा के मुद्दे का हल निकाला गया। देखिए, किसी भी देश के राज्यों की समुद्री सीमाओं में संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने का अधिकार होता है। इस क्षेत्र में हर तरह के संसाधनों की रक्षा और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी उस तटीय देश की होती है जो एक किनारे पर बना होता है, जो एक किनारे पर बसा होता है, और इसके तहत उड़ान, पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने की आजादी रहती है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम लागू रहते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दक्षिणी पश्चिमी तट से दूर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और बंगाल की खाड़ी, इसके अलावा अंडमान सागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है। चलिए, ये तो हुई इतनी सारी बातें, लेकिन इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी का दायरा बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। अब ये क्या होती है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार अब ब्लू इकोनॉमी का दायरा बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। समुद्र से होने वाली कमाई ब्लू इकोनॉमी के दायरे में आती है और समुद्र में होने वाली कमाई कई तरीकों से होती है, जैसे तेल और गैस से, समुद्री उपकरण और निर्माण, कंटेनर शिपिंग, जहाज प्रोडक्शन और मरम्मत, क्रूज पैटर्न और बंदरगाह गतिविधियां और समुद्री ऊर्जा इसके मेन सोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा मछली पालन और सी फूड एक्सपोर्ट भी इसी में शामिल होता है। अब भारत सरकार इनका दायरा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देने की कोशिश में लगी हुई है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत मछली उत्पादन और जलीय कृषि में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। सालाना 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड निर्यात किया जा रहा है और समुद्री क्षेत्र की क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए हमारी सरकार अंडमान और निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप पर विशेष ध्यान देने के साथ ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए योजना लाएगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह की योजना जो भारत सरकार लाने वाली है, वित्त मंत्री ने जिस योजना को लाने का ऐलान किया है, वो कितना असर दिखा पाती है हमारे भारत की इकोनॉमी पर, किस तरह से उसका असर जीडीपी पर पड़ता है और लोगों के रोजगार में किस तरह का फायदा उन्हें मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।